यह कहानी है हिमालय की छाव में बसे एक ऐसे देश की जिसकी खूबसूरती ही उसके सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। कंचनजंगा की चोटियों के नीचे बसा एक छोटा सा साम्राज्य जहां सदियों से राजाओं का राज था, जहां की घाटियों में प्रार्थना के झंडे फहराते थे और जहां का जीवन समय की रफ्तार से बिल्कुल अलग बहता था। लेकिन मई 1975 में इतिहास के पन्नों पर एक ऐसी घटना घटी जिसने साउथ एशिया की भूगोल को बदल दिया। दुनिया के नक्शे से एक 333 साल पुराना देश हमेशा के लिए गायब हो गया और भारत के नक्शे पर एक नया राज्य जुड़ गया। मैं बात कर रहा हूँ सिक्किम की। आखिर कैसे एक ऑटोनोमस प्रोटेक्टेड स्टेट भारत का 22nd स्टेट बन गया? क्या यह सिक्किम की जनता का अपना फैसला था या फिर दिल्ली के बंद कमरों में रचा गया एक डिप्लोमेटिक मूव? इस कहानी में एक राजा की महत्वाकांक्षा है, खुफिया एजेंसियों का जाल है और एक अमेरिकी मॉडल की एंट्री है, और दो बड़े देश के बीच की वह नाजुक सीमा जहां जरा सी चूक एक बड़े युद्ध की वजह बन सकती थी। इस कहानी की जड़ें 17वीं शताब्दी में छिपी है। 1642 में नामग्याल राजवंश ने सिक्किम साम्राज्य की शुरुआत की। यहाँ के राजा को चोग्याल कहा जाता था, यानी वह शासक जो धर्म और सत्ता दोनों की कमान संभालता था। लेकिन 19वीं सदी में यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कदम पड़े। अंग्रेजों ने सिक्किम को तिब्बत और चीन के खिलाफ एक सुरक्षा ढाल यानी बफर स्टेट बना दिया। अंग्रेजों ने सिक्किम के समाज में एक ऐसा बदलाव किया जिसने आगे चलकर पूरे राज्य की नींव हिला दी। चाय के बागानों और सड़कों के काम के लिए पड़ोसी देश नेपाल से लाखों लोगों को लाकर यहाँ बसाया गया। नतीजा यह हुआ कि कुछ ही दशकों में सिक्किम के मूल निवासी भूटिया और लेप्चा अल्पसंख्यक बन गए और नेपाली भाषी लोग कुल आबादी का 75% हिस्सा बन गए। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब सरदार पटेल सैकड़ों रियासतों को जोड़कर एक यूनाइटेड इंडिया बना रहे थे। सिक्किम में भी जनता सड़कों पर उतरी। सिक्किम स्टेट कांग्रेस नाम की एक नई पार्टी ने मांग की कि राजशाही खत्म की जाए और सिक्किम को भारत में मिलाया जाए। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ एक अलग रास्ता चुना। नेहरू उस समय चीन के साथ सीधे तनाव से बचना चाहते थे, क्योंकि चीन तिब्बत पर अपना नियंत्रण बढ़ा रहा था। नेहरू का मानना था कि सिक्किम को सीधे भारत में मिलाने के बजाय उसकी अलग पहचान को बनाए रखना चाहिए। 5 दिसंबर 1950 को गैंगटॉक में इंडो सिक्किम शांति संधि पर दस्तखत हुए। इस संधि के तहत सिक्किम भारत का एक प्रोटेक्टोरेट अर्थात भारत की सुरक्षा में रहने वाला राज्य बन गया। सिक्किम की सुरक्षा, विदेश नीति और संचार की जिम्मेदारी भारत सरकार के पास आ गई, लेकिन देश के अंदर कानून और प्रशासन चलाने का पूरा हक चोग्याल के पास ही रहा। सिक्किम के लोकतांत्रिक नेता इस फैसले से निराश हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि भारत ने जनता के बजाय राजा का साथ दिया है। 1962 के भारत चीन युद्ध ने नई दिल्ली के डिफेंस एक्सपर्ट्स की चिंता बढ़ा दी। अगर आप नक्शे को देखें तो सिक्किम के बिल्कुल बगल में तिब्बत की चुम्बी वैली है। इस घाटी से चीनी सेना भारत की उस पतली सी जमीन पर दबाव बना सकती है जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर या फिर चिकन नेक कहा जाता है। ये महज 22 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी पूरी नॉर्थ ईस्ट इंडिया को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। भारत समझ गया था कि सिक्किम की सुरक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं हो सकता। इसी दौर में गैंगटॉक के महल में एक ऐसी घटना शुरू हुई जो किसी फिल्म स्टोरी जैसी लगती है। सिक्किम के युवराज पर्लडेन थोम्दुप नामग्याल को एक अमेरिकी युवती से प्यार हो गया जिसका नाम होप कुक था। 1963 में दोनों की शादी हुई और एक अमेरिकी नागरिक सिक्किम की महारानी यानी ग्याल्मो बन गई। 1963 में पुराने राजा के निधन के बाद पर्लडेन थोम्दुप नए चोग्याल बने। नए राजा और महारानी होप कुक सिक्किम को भूटान की तरह यूनाइटेड नेशंस में एक स्वतंत्र देश के रूप में देखना चाहते थे। महारानी ने लेख लिखकर दार्जिलिंग पर सिक्किम के पुराने दावे की बात उठानी शुरू कर दी। नई दिल्ली की सुरक्षा एजेंसियां चौकस हो गई। सवाल यह उठने लगा कि क्या यह इंटरनेशनल सीमा पर बसा यह संवेदनशील राज्य भारत से दूर जा रहा है। सितंबर 1967 में सिक्किम सीमा के नाथुला दर्रे पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच आर्टिलरी की भयंकर लड़ाई छिड़ गई। भारत के 80 से ज़्यादा जवान शहीद हुए, लेकिन भारतीय सेना ने अपनी सीमाओं की सुरक्षा मजबूती से डट कर की और चीन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस घटना ने साबित कर दिया कि सीमा की सुरक्षा के मामले में भारत कोई ढील नहीं दे सकता।
सीमा पर सेना तैनात थी, लेकिन सिक्किम की अंदरूनी राजनीति में असंतोष बढ़ रहा था। चोग्याल ने एक ऐसी चुनावी व्यवस्था बना रखी थी जिसमें भूतिया लोकचा के वोट, जो सिक्किम के मूल निवासी थे, उनकी वोट की कीमत नेपाली मूल के नागरिक के वोट से कहीं ज्यादा थी, जबकि नेपाली मूल के नागरिकों की आबादी कुल आबादी का 75% था। इतनी आबादी खुद को शासन से अलग थलग महसूस कर रहे थे, जिससे राजा के प्रति जनता में भयंकर असंतोष की भावना थी। इस असंतोष की अगुवाई की काजी लोमडुप दोरजी की सिक्किम नेशनल कांग्रेस ने। मार्च 1973 में चुनाव के नतीजे के बाद धांधली के आरोप लगे और हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। गैंगटोक में प्रदर्शनकारियों पर महल के रक्षकों ने गोली चला दी, जिससे हिंसा फैल गई। राज्य का प्रशासन पूरी तरह ठप हो गया और पुलिस स्टेशन प्रदर्शनकारियों के कब्जे में आ गए। हालत बेकाबू होते देख चोग्याल ने 6 अप्रैल 1973 को भारत सरकार से लिखित रूप में मदद मांगी। भारतीय सेना ने गैंगटोक की सड़कों पर व्यवस्था संभाली और स्थिति को नियंत्रण में लिया। लेकिन इस घटना के बाद चोग्याल का एक छत्र राज्य हमेशा के लिए कमजोर हो गया। 1970 के दशक की शुरुआत में भारत की नीति में एक बड़ा बदलाव आया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनकी खुफिया एजेंसी रॉ के प्रमुख RN काओ ने सिक्किम की राजनीतिक स्थिति पर गहरी नजर बना रखी थी। भारत सरकार ने सिक्किम के डेमोक्रेटिक मूवमेंट को अपना समर्थन दिया ताकि आम जनता की मांगों को सामने लाया जा सके। 8 मई 1973 को गैंगटोक में एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौता हुआ। इस समझौते पर राजा, भारत सरकार और सिक्किम की राजनीतिक पार्टियों ने दस्तखत किए। इसके तहत राजा के अधिकार कम कर दिए गए, एक नई चुनी हुई विधानसभा का रास्ता साफ हुआ और प्रशासन चलाने के लिए भारत द्वारा अपॉइंटेड चीफ एग्जीक्यूटिव की नियुक्ति तय हुई। अप्रैल 1974 में भारत के चुनाव आयोग के देखरेख में पहले बड़े लोकतांत्रिक चुनाव हुए। काजी लोमडुप दोरजी के सिक्किम नेशनल कांग्रेस ने 32 सीटों में से 31 सीटों पर जीत हासिल की। राजा का समर्थन करने वाले दल लगभग पूरी तरह साफ हो गए। सिक्किम की नई विधानसभा ने एक प्रस्ताव पास करके भारत के साथ गहरे राजनीतिक संबंध जोड़ने की मांग की। सितंबर 1974 में भारतीय संसद में 35वां संविधान संशोधन पास हुआ, जिससे सिक्किम को भारत का सहयोगी राज्य यानी एसोसिएट स्टेट बनाया गया। सिक्किम को भारत की संसद में 2 सीटें भी दी गई, लेकिन तनाव खत्म नहीं हुआ था। फरवरी 1974 में चोग्याल नेपाल के राजा के राज्य अभिषेक में काठमांडू गए। वहां उन्होंने भारत की अनुमति के बिना फॉरेन डिप्लोमेट से मुलाकात की और इंटरनेशनल मदद मांगने की कोशिश की। नई दिल्ली ने इसे 1950 के संधि और नए समझौते का उल्लंघन माना। 9 अप्रैल 1975 की सुबह महल के बाहर एक झड़प के बाद भारतीय सेना की 8वीं गोरखा राइफल ने राजमहल को घेर लिया। आधे घंटे के भीतर महल के 242 रक्षकों को निहत्था कर दिया गया। चोग्याल को महल में ही नजरबंद कर दिया गया। 10 अप्रैल को सिक्किम विधानसभा ने एक प्रस्ताव पास करके राजशाही को खत्म करने और भारत में पूरी तरह शामिल होने की मांग की। 14 अप्रैल 1975 को पूरे राज्य में एक जनमत संग्रह कराया गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 59,637 लोगों ने भारत में विलय के पक्ष में वोट किया, जबकि 1496 लोगों ने इसके खिलाफ वोट किया। 23 अप्रैल को लोकसभा और 26 अप्रैल को राज्यसभा ने 36वां संविधान संशोधन बिल पास किया। 16 मई 1975 को राष्ट्रपति के दस्तखत के साथ सिक्किम आधिकारिक तौर पर भारत का 22वां राज्य बन गया। संविधान में अनुच्छेद 371F जोड़कर सिक्किम के पुराने कानूनों और सांस्कृतिक पहचान को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दी गई। काजी लोमडुप दोरजी राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। विलय के बाद का समय बदलाव लेकर आया। पूर्व चोग्याल पलडेन थोमडुप नामग्याल का 1982 में निधन हो गया। काजी लोमडुप दोरजी ने लंबे समय तक राज्य की सेवा की। कुछ देशों ने इस घटना को लोकतंत्र की जीत माना, तो कुछ लोगों ने इसे एक छोटे देश की ऑटोनॉमी का अंत। लेकिन समय के साथ सिक्किम के लोगों ने भारतीय लोकतंत्र के ढांचे को पूरी तरह अपनाया। आज सिक्किम भारत का एक सबसे शांत, समृद्ध और प्रगतिशील राज्य है। लेकिन 1947 से 1975 के बीच का यह इतिहास दिखाता है कि कैसे हिमालय की ऊंचाइयों पर स्थित एक छोटे से राज्य ने बड़े देशों की राजनीति, लोगों की उम्मीदें और सीमा सुरक्षा के सबसे कठिन दौर का सामना किया। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, वीडियो को लाइक करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है भाई ऐसे वीडियो बनाने में। बहुत दिनों का रिसर्च लगता है इसके पीछे।
और एडिटिंग में भी कई दिनों का समय लगता है। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर से करना भाई। थैंक यू।